गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक हमने इंडिया 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड इट्स डिस्क्लोजर पूरा पढ़ लिया था और उनके सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। अब हम चलेंगे उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, जिससे कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट सपोर्ट 3 प्रकार से करती है। पहली है ग्रांट, दूसरी है असिस्टेंस, तीसरी है अदर बेनिफिट। अगर आपको ग्रांट मिली है तो ग्रांट के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसका डिस्क्लोजर होता है। असिस्टेंस को ओनली डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है और अदर बेनिफिट का ना ही कोई डिस्क्लोजर होगा ना ही कोई अकाउंटिंग होगी। ठीक। अब ग्रांट में क्या होता है, रिसोर्सेज का ट्रांसफर होता है। कब ट्रांसफर होता है? जब आप उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करते हो तब आपको ग्रांट मिल जाती है। उसकी आपको अकाउंटिंग भी करनी है और डिस्क्लोजर भी करना है। असिस्टेंस क्या होता है? एक तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं टू एन एंटिटी और आफ्टर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको वो इकोनॉमिक बेनिफिट दे दिए जाते हैं, तो वो ओनली उसके लिए आपको डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। और अदर बेनिफिट जो इनडायरेक्ट रूप से जनरली सभी के लिए होते हैं वो क्या होते हैं? ना ही अकाउंटिंग होगी ना ही डिस्क्लोजर होगा। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए कि आपको पहली कंडीशन ये होनी चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस कि आपको ग्रांट से रिलेटेड कंडीशन है ना वो फुलफिल कर लोगे और दूसरी ये है कि ग्रांट विल बी रिसीव्ड, ग्रांट विल बी रिसीव्ड। मतलब आपको मोर देन 50% ये लगता है कि हम सारी कंडीशन फुलफिल कर लेंगे और ग्रांट हमको मिल जाएगी, तब आप इसको ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये तो हो गई इसका जनरल प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका। अब साहब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है पीएनएल में, वो भी हम देखते हैं। तो पीएनएल में रिकॉग्नाइज करना आपको ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस। ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द पीएनएल ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस ओवर ए पीरियड इन विच द एंटिटी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसिव। उस ग्रांट से रिलेटेड एंटिटी उसका एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करती है और उसके सिस्टमैटिक बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है। द रिलेटेड कॉस्ट जिससे के लिए अपन को ग्रांट मिली है, फॉर विच द ग्रांट आर इंटेंडेड टू द कंपनसेट, जिसके लिए ग्रांट को आप कंपनसेट करना चाहते हो। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करवा रहा है। क्या करवा रहा है? आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करवा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब खर्चे को मैच करना है इनकम के साथ। ग्रांट, अब देखो ग्रांट मैंने आपको बताई थी 2 प्रकार की होती है, ग्रांट रिलेटेड टू असेट होती है और ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम होती है। ग्रांट रिलेटेड टू असेट है, उसके 2 प्रकार बताए थे। या तो आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लो, नॉमिनल वैल्यू पे। ये कब होगा? जब नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट आपको मिली है। या तो आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लो या आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लो। अब सब फेयर वैल्यू पे क्या करना पड़ेगा? आपको असेट को भी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है और ग्रांट को भी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। और पीएनएल में ग्रांट को किस हिसाब से लेके जाना है? ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस। असेट का क्या होता है? डेप्रिशिएशन, जस्ट लाइक एज ए डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन के बेसिस पे या और भी कोई सिस्टमैटिक बेसिस लगे जिसपे डेप्रिशिएबल असेट नहीं हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लोगे ग्रांट को। तब तक ये ग्रांट क्या होगी? डेफर्ड ग्रांट होगी। अगर आपको मॉनेटरी रूप में मिली है, मॉनेटरी रूप में मिली है तो आप उसको क्या करोगे? मॉनेटरी रूप में मिली है तो आप उसको या तो नेट करके दिखा दो ग्रांट में। जैसे 10 लाख की असेट है, 2 लाख पे आपको ग्रांट मिली है तो नेट करके 8 लाख पे आपको बैलेंस शीट में दिखा दो। या दोनों को ही आप फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हो। और फेयर वैल्यू पे दिखाने का तरीका क्या होगा? ये वाला तरीका होगा, जैसे कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट होता है। अब आती है आपकी ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम। इनकम का क्या है कि अगर आपको ग्रांट जिस खर्चे के लिए मिली है उस खर्चे के हिसाब से आप सीधे इसको क्या करोगे? पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लोगे ऑन ए सिस्टमैटिक। जिस खर्चे जो खर्चा होना है उस खर्चे के हिसाब से आप उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लोगे। और पीएनएल में रिकॉग्नाइज करने के बाद इसके भी 2 तरीके हैं, या तो ग्रांट को अलग दिखाओ और खर्चे को अलग दिखाओ, ठीक है, या आप नेट करके दिखा दो।
नेट कैसे, जैसे खर्चा आपका 10 लाख का है, 2 लाख की आपकी ग्रांट मिली है, तो नेट आप खर्चा दिखा दो 8 लाख में स्टेटमेंट ऑफ P&L में, या आप खर्चा इधर 10 लाख दिखाओ और इधर इनकम में आप दिखा दो, अदर इनकम में आप दिखा दो ग्रांट आपको मिली है 2 लाख। तो ये दोनों ही मेथड आपके लिए सुटेबल है, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और ये दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो में हम कैसे दिखाएंगे? कैश फ्लो में आपको ग्रोस दिखाना है, ना कि नेट करके। ग्रोस कैसे, मतलब जैसे आपको 10 लाख की आपने एसेट खरीदी, 2 लाख की आपको ग्रांट मिली, ये एसेट है, ये ग्रांट है, तो आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आप दिखाओगे 10 लाख और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप दिखाओगे 2 लाख। आप इन दोनों को नेट नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक, ये स्टैंडर्ड कहता है इंड AS 20, क्योंकि नेट कर दोगे तो आप वो स्टेटमेंट को मिसलीड करेंगे, इसलिए आप दोनों को अलग अलग दिखाओ। चाहे आपने बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के लिए आपने चाहे नेट मेथड फॉलो की है, या फेयर वैल्यू मेथड फॉलो की है, या कोई सी मेथड फॉलो की, यहाँ पे आपको अलग अलग करके दिखाना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देख लेते हैं ग्रांट से रिलेटेड। जो ग्रांट अलग अलग प्रकार की आपको मिलती है, कभी आपको एसेट में मिल जाती है, कभी आपको लोन के रूप में मिल जाती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देख लेते हैं। तो पहली है जो आपकी है ग्रांट रिलेटेड टू द, ग्रांट आपको केस में मिली है एज रिडक्शन इन द लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है उसमें रिडक्शन के रूप में मिली है, तो मैनर ऑफ अकाउंटिंग आपका चेंज नहीं होगा। या तो आप उसको क्या कर सकते हो, नेट में दिखा सकते हो, या दोनों को अलग अलग करके दिखा सकते हो। वही जो बेसिक प्रिंसिपल है अपना वही फॉलो होगा। दूसरा है आपको फॉरगिवेबल लोन मिला है, तो फॉरगिवेबल लोन में आपको जब रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए कि हम सारे फॉरगिवेबल लोन की सारी कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है। थर्ड है आपका गवर्नमेंट लोन एट बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट। आपको मार्केट रेट से कम पे आपको ब्याज मिला है, तो आप क्या करोगे, उस ब्याज को, उस लोन को आप इंड AS 109 के अकॉर्डिंग वैल्यू करोगे, फेयर वैल्यू निकालोगे। इसकी फेयर वैल्यू निकाल के लोन की फेयर वैल्यू निकल जाएगी, उसी से आपकी ग्रांट की भी फेयर वैल्यू निकल जाएगी। तो दोनों को आपको किस पे मेजर करना है, फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। और जो ये जो ग्रांट मिली है, वो जो ग्रांट मिली है, ग्रांट इन द सेंस लोन के रूप में मिली है, जो लोन है वो किस पर्पज के लिए मिला है अपन को, उसके सिस्टमेटिक बिहाफ पे हम इस ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फोर्थ है आपका ग्रांट रिलेटेड एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज ऑफ फाइनेंशियल और फिस्कल एड विद कंडीशन अटैच। तो आपका जो फाइनेंशियल सहायता के रूप में आपको मिली है, वित्तीय मदद के रूप में मिली है, या कोई कंडीशन अटैच है उसके साथ, उसके रूप में आपको मिली है, तो आप क्या करना है, इसमें आपको कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है और इसके लिए क्या बेसिक, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा बेसिस आपको सुटेबल लगता है वो आप अप्लाई करके उसको P&L में रिकॉग्नाइज करोगे। साहब इसमें आपको स्टैंडर्ड कहता है कि आप इसमें 2 या 2 से अधिक बेसिक भी फॉलो कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिकॉग्नाइज करने के लिए ग्रांट को। ठीक है, ये बात आ जाती है। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ, ग्रांट रिसीवेबल एज ए कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑलरेडी इनकर्ड और फॉर इमीडिएटली फाइनेंशियल सपोर्ट विद नो फ्यूचर रिलेटेड कॉस्ट। कुछ ऐसे खर्चे आपने जो ऑलरेडी कर चुके हो उसके लिए मिले हैं, या आपको आगे कोई खर्चा नहीं करना है या फ्यूचर में उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो उसको आप सीधा क्या कर सकते हो, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सकते हो जब आपको रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए कि ग्रांट आपको मिलेगी उस पीरियड में आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। प्रोवाइडेड डिस्क्लोजर टू एंश्योर दैट इफिशिएंट इज क्लियरली इफेक्ट इज क्लियरली अंडरस्टूड। और आपको डिस्क्लोजर दे देना है कि ये पूर्व में किए गए खर्चों से रिलेटेड ग्रांट आपको मिली है और इसकी कोई फ्यूचर में रिलेटेड कॉस्ट नहीं है, ताकि यूजर आसानी से समझ सके। सिक्स्थ पॉइंट है आपका गवर्नमेंट असिस्टेंस, नो स्पेसिफिक रिलेशन टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्या है कि आपको एंटिटी स्पेसिफिक लोन है, एंटिटी स्पेसिफिक, लेकिन आप एंटिटी जिसमें ऑपरेट कर रहे हो
उससे स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आप जो काम कर रहे हो उससे स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा, आप उसकी एंटिटी हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, उस प्रकार के डिस्क्लोजर की बात, उस प्रकार की ग्रांट की बात करता है। तो उसमें क्या करना है आपको, तो इस प्रकार की ग्रांट को क्या माना है, ये इंड एस उसको ग्रांट माना है। तो उस प्रकार की ग्रांट को इंड एस 20 उसको ग्रांट माना है एंड शुड बी डायरेक्टली, आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द शेयर होल्डर, शुड नॉट बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। और इस प्रकार की जो आपको ग्रांट मिली है, आप ऐसा नहीं कर सकते उसको सीधे शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, नहीं करना है। आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस। ये हो। थर्ड है आपका गवर्नमेंट असिस्टेंस आपको मिली है, गवर्नमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ द जनरल नेचर मिली है, जनरल नेचर मिली है। और इस प्रकार की जो जनरल नेचर की है, जो इनडायरेक्ट रूप से आपको मिली है, वो आपको गवर्नमेंट ग्रांट आपको नहीं कहलाती है। तो नहीं कहलाती है तो ना ही उसकी अकाउंटिंग होगी, ना ही आपका उसका कोई डिस्क्लोजर होगा। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट which cannot reasonably have the value placed upon them, and transaction with the government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the entity। ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। आशा करता हूं कि आपको जो रिकेप है वो दोबारा आपके दिमाग में आया होगा और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को उसको ग्रांट मिली है, और कितनी ग्रांट मिली है, इस प्रकार की ग्रांटें मिली है, 4 प्रकार की ग्रांटें मिली है। पहली ग्रांट है 20 लाख रुपए की आपको मिली है फॉर इमीडिएट स्टार्टअप एंड बिजनेस विदाउट कंडीशन, बिना कोई कंडीशन के आपको मिली है। तो नो कंडीशन आपको है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं करना है। तो आप क्या कर लोगे, इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन एसपीएल। क्यों करोगे, क्योंकि कोई फ्यूचर से रिलेटेड कॉस्ट नहीं है। तो आप सीधा लिखोगे द ग्रांट ऑफ रुपीज 20 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल इमीडिएटली एज देयर इज नो कंडीशन अटैच्ड टू इट। ठीक है, इतना आपको लिखना है आंसर में, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड, आपको जो ग्रांट मिली है 50 लाख रुपए की मिली है, फॉर किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज विद द फॉलोइंग कंडीशन। इसके साथ क्या है, कंडीशन अटैच है। पहली कंडीशन क्या है कि वो 20% चीपर होगी फ्रॉम द करंट मार्केट। दूसरी कंडीशन ये है, ड्रग होगी इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय द WHO। ठीक है, अब इस केस में क्या है, कंडीशन अटैच है। तो एंटिटी कब इसको गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करेगी, जब ये कंडीशन फुलफिल कर लेगी, फुलफिल कर लेगी या फुलफिल करने का रीजनेबल एश्योरेंस हो जाएगा, रीजनेबल एश्योरेंस हो जाएगा कि आप इस कंडीशन को फुलफिल कर लोगे। तो तब आपको ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है। और इसको पीएनएल में कैसे लेके जाओगे, पीएनएल में लेके जाओगे ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। इससे रिलेटेड जो खर्चा होगा वो किस प्रकार से होगा, जो ग्रांट आपको मिली है वो किस प्रकार से खर्चा होगा, जिसपे आप इस खर्चे को ग्रांट को अप्लाई करोगे, जिस खर्चे पे, उसके सिस्टमेटिक बिहाफ पे आप इसको पीएनएल में ले जाओगे। तो ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट। जो थर्ड है आपका, थर्ड आपको मिली है 2 एकड़ की आपको लैंड मिली है जिसकी फेयर वैल्यू 10 लाख है, रिसीव फॉर सेटअप ऑफ द प्लांट। आप किसके लिए मिली है, प्लांट के सेटअप के लिए मिली है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिली है, लैंड। फेयर वैल्यू कितनी है, 10 लाख। तो इसका मैंने आपको बताया था, ये एक तरीके से क्या हो गया, नॉन मॉनिटरी ग्रांट, नॉन मॉनिटरी ग्रांट रिलेटेड टू असेट। ठीक है, तो इसका मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। या तो आप दोनों, पहला तरीका है फेयर वैल्यू पे, लैंड को भी आप लैंड अकाउंट डेबिट 10 लाख पे फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लो, टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख पे आप इसको रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, और ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है इसको एज ए डेप्रिसिएशन के रूप में आप डेप्रिशिएट करते हो।
दूसरा तरीका क्या है, आप इसको नॉमिनल अमाउंट पे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू कितना, मतलब आपको कुछ नहीं देना पड़ा, तो आप इसको 1 रुपए पे दिखा दो, जिससे पीएनएल पे वैसे इफेक्ट पड़ेगा नहीं और आपका डिस्क्लोजर भी हो जाएगा। तो लैंड अकाउंट डेबिट 1 रुपया टू गवर्नमेंट ग्रांट 1 रुपया। ये दोनों आपके एजम्पशन, आपको दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। और जो आपका लास्ट एंड फाइनल है, जो फोर्थ ग्रांट आपको मिली है, 2 लाख रुपए आपको मिले हैं फॉर द परचेज ऑफ द मशीनरी ऑफ 10 लाख। 10 लाख की आपको मशीनरी करनी है, 2 लाख की आपको ग्रांट मिल गई। यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल की है। डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी इज एसएलएम, एसएलएम के भी आप पे आपको चार्ज करनी है। तो मैंने आपको बताया था ये ग्रांट रिलेटेड टू क्या है, असेट है। यहां ले लेते हैं मशीनरी की फेयर वैल्यू कितनी है, 10 लाख की। ग्रांट आपको मिली है 2 लाख की। एक मेथड तो ये कि आपको नेट करके इनको दिखा दो बैलेंस शीट में। 10 लाख की ग्रांट मिली, 2 लाख 10 लाख की एसेट मिली, 2 लाख की आपको ग्रांट मिली है, तो 8 लाख इसको बैलेंस शीट में दिखा दो और इससे पे आप डेप्रिशिएट कर दो। तो 8 लाख डिवाइड बाई 5, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आती है 1,60,000। आप पीएनएल में एज ए डेप्रिशिएशन डाल दोगे, ये पीएनएल में डाल दोगे। दूसरा तरीका है कि ये जो 10 लाख मिले हैं इसको भी आप पूरा इस पे रिकॉग्नाइज करो, एसेट को 10 लाख पे रिकॉग्नाइज करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख टू बैंक 8 लाख। अब ये जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे इसमें 10 लाख पे लगाओगे, तो 10 लाख है और लाइफ है 5 इयर्स, तो आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, 2 लाख। और जो ग्रांट मिली है उसको भी आप सिस्टमेटिक बेसिस पे आप इसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज करोगे। तो जो 2 लाख मिले हैं, 2 लाख किसके लिए अप्लाई किया, असेट के लिए। असेट का जो खर्चा बुक करना है वो डेप्रिसिएशन है, वो किस बेसिस पे, एसएलएम बेसिस पे। तो डिवाइड बाई 5 कर दूं तो आपका आता है 40,000। तो पीएनएल में ये इधर डेबिट साइड में आएगा, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो नेट इफेक्ट इसका कितना होगा ओवरऑल, 1,60,000। तो इफेक्ट तो दोनों का सेम आता है पीएनएल पे। आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो, चाहे आप ये तरीका फॉलो करो, आप कोई सा फॉलो कर सकते हो। तो इसके 2 प्रकार के डिस्क्लोजर हो जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इंस्टीट्यूट ने आंसर कैसे लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ने आंसर लिखा है सजेस्टेड आंसर, और मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। ओके, ठीक है। तो जो 20 सबसे पहले केस में अपन को क्या मिली थी, 20 लाख की ग्रांट मिली थी। 20 लाख रुपए की ग्रांट आपको मिली है फॉर इमीडिएट स्टार्टअप। इमीडिएट स्टार्टअप के लिए मिली है। देयर शुड बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इमीडिएटली एज देयर इज नो कंडीशन अटैच टू द ग्रांट। ग्रांट से रिलेटेड कोई कंडीशन अटैच नहीं है, ये वर्ड जरूर लिखना है, एज देयर इज नो कंडीशन अटैच टू द ग्रांट। दूसरे में आपको 50 लाख की ग्रांट मिली थी, इन्होंने सिस्टमेटिक बेसिस पे आपको उसको ले जाओगे as the entity recognized as expenses for the related cost for which grant is are intended to be compensated provided there is a reasonable assurance। ये वर्ड जरूर होना चाहिए, reasonable assurance होना चाहिए that the ABC Limited will comply with the condition attached to the grant। ग्रांट से रिलेटेड जो कंडीशन है वो आप फुलफिल कर लोगे। थर्ड है, आपको जो लैंड मिला है, लैंड मिला है तो उसकी 2 थी, या तो आप इसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर दो या आप उसको फेयर वैल्यू पे प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट बाय द सेटिंग अप ग्रांट एज ए डेफर्ड इनकम। ग्रांट को आप 10 लाख की ग्रांट को वो एज ए डेफर्ड इनकम ले जाओ और 10 लाख पे आप लैंड को रिकॉग्नाइज कर लो। तो ये दोनों तरीके हैं। लास्ट एंड फोर्थ है, 2 लाख रुपए शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए डेफर्ड इनकम एंड विल बी ट्रांसफर टू द पीएनएल ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। इन दिस केस 40,000 मतलब 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख should be credited to the P&L each year over the period of the 5 years. Alternatively, net method. Alternatively, 2 lakh will be deducted from the cost of the asset and depreciation will be charged to the 8 lakh, वही 8 लाख रुपए। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई। इंस्टीट्यूट का भी आंसर ऐसे ही है, बस लिखने का तरीका आपको थोड़ा ध्यान रखना है जिससे कि आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिले।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ए लिमिटेड रिसीव द गवर्नमेंट लोन ऑफ द 1 करोड़। 1 करोड़ का गवर्नमेंट लोन मिला है, 5% उसका इंटरेस्ट रेट पे रिपेबल है आफ्टर 5 ईयर्स इन ए बुलेटेड पेमेंट। द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। मार्केट रेट आपकी कितनी है? 12% की है। इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। इंटरेस्ट आपको हर साल के अंत में आपको पे करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ऑल्सो एग्जामिन हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रियलाइज्ड। कैसे आपको गवर्नमेंट ग्रांट को रियलाइज करनी है। ऑल्सो स्टेट हाउ द ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ द P&L, assuming that the loan is to finance the depreciable asset। डेप्रिशिएटेबल असेट को फाइनेंस करने के लिए आपको लोन मिला है। तो देखो इस केस में आपको लोन की अमाउंट कितनी है? 1 करोड़। इंटरेस्ट रेट कितना है? मतलब बिलो मार्केट रेट में मिला है आपको 5%, पेबल एनुअली। और आपका जो मार्केट रेट कितना है? मार्केट रेट है आपका 12%। तो आपको सबसे पहले क्या करना, फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा इंड AS 109 के हिसाब से। लोन की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको 5 लाख पर एनम आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है इंटू 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल तक आपको ये देना है, प्लस 50 ईयर में आपको क्या पे करना है? 1 करोड़ रुपए पे करने हैं, रीपे करने हैं। अब आपको इसकी फेयर वैल्यू निकालना है, तो आप इसकी पहले तो इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू निकालते हैं। तो इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू निकालने के लिए क्या है, ईयर पूरे 5 साल पेमेंट एकदम सेम रहना है। तो मैं क्या कर सकता हूं फेयर वैल्यू निकालने के लिए 1 डिवाइड बाय 1.2 टू दी पावर 5। तो ये मेरी इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर एन्युटी मेथड पे आपका निकल के आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस, ऐसे 5 बार कर लेने हैं आपको। ठीक है, जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1 2 3 4 5 मेमोरी प्लस, तो आपका निकल के आती है 3.60 477 620। ठीक है, यहां तक ही हम ले लेते हैं। और ये जो 1 करोड़ है इसकी 5th ईयर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.2 टू दी पावर 5 x। यहां पे आपको क्या करना है, समीशन लगाना है। यहां पे समीशन नहीं लगाना है, यहां पे 5th की पावर निकाली, 5th ईयर की वैल्यू क्या आ रही है। तो 5th ईयर की वैल्यू अपनी आ रही है 1 डिवाइड बाई 1.2 1 2 3 4 5। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है इस केस में आपकी वैल्यू निकल के 0.5674268। यहां तक ले लेते हैं। तो इसको 1 करोड़ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 5674268। ये तो वैल्यू इसकी आ गई। और लोन की वैल्यू क्या होगी, इंटू 5 लाख। 3.60 जो आया था ना, इसको इंटू 5 लाख, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1802388। अब इन दोनों को हम टोटल करते हैं, प्लस 5674268। तो इसकी वैल्यू, जो लोन की वैल्यू आपकी निकल के आती है 5674268 प्लस 1802388। इन दोनों की वैल्यू जो निकल के आती है आपके पास 747656। ये आपकी लोन की फेयर वैल्यू है। लोन की क्या है, फेयर वैल्यू एज पर इन AS
109। तो सब ये तो इतने की तो लोन की फेयर वैल्यू, तो ग्रांट कितने की है, तो 1 करोड़ में से ये जो 747656 हम लेस कर देंगे, माइनस आपका जो वैल्यू निकल के आएगी 25,23,343। ये आपकी ग्रांट की वैल्यू निकल के आएगी, डेफर्ड ग्रांट। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आती है, आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू लोन अकाउंट, आपका कितनी वैल्यू निकल के आई थी 747656 और टू डेफर्ड ग्रांट, आपकी वैल्यू निकल के आई 25,23,344 कर लेता हूं मैं इसको राउंड ऑफ के लिए, 344। तो ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी पहले साल में। अब ये जो डेफर्ड ग्रांट आपकी निकल के आई है, इस डेफर्ड ग्रांट को क्या करोगे, ये इसके लिए आपको लोन किसके लिए मिला है, तो लोन मिला आपको प्लांट के लिए। तो प्लांट जैसे जैसे ये डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे इस ग्रांट को आप पीएनएल में लेके जाओगे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं इंस्टीट्यूट के आंसर की तरफ, क्या उसने भी सेम आंसर ही निकाला है। तो 25, 23, 24 अपना ग्रांट भी, डेफर्ड इनकम भी सही निकल के आ रही है, लोन की वैल्यू भी एकदम सही है। क्या किया इसने, ये कैलकुलेशन बहुत ही टिपिकल है, मैं आपको सीधी सिंपल कैलकुलेशन बता दिया। इसने भी क्या किया, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 1 डिवाइड बाई 1.2 पहले साल में, 1 डिवाइड बाई 1.2 की पावर 2, फिर 1 डिवाइड बाई 1.12 2 की पावर 3 और 1 डिवाइड बाई 1 ऐसे पावर 4 5 बार ऐसे कर लेना है आपको। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, लोन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस टेबल का कोई फॉर्मेट का कोई मतलब नहीं है, अपना सीधा सिंपल कैलकुलेट करना है। ए लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज 25,23,344 एज ए गवर्नमेंट ग्रांट एंड विल मेक द फॉलोइंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1 करोड़, डेफर्ड इनकम 25 लाख टू लोन अकाउंट 7476,656। अब ये जो 25,23,344 आपको मिले हैं ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस पे आप इसको रिकॉग्नाइज करना है इसके पीएनएल में, which a limited recognized as expenses related to the cost for the which grant is intended to the compensate if loan is to finance the depreciable asset and will be recognized in P&L on the same basis as a depreciation। ये इसकी बात आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पैरा 3 ऑफ द पैरा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ये, एमएनसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए ग्रांट इन द नेचर ऑफ द एग्जेम्पशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन उसको मिला है। ठीक है, एमएनसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड ग्रांट इन द नेचर ऑफ द एग्जेम्पशन इन द कस्टम ड्यूटी ऑन द कैपिटल गुड्स विद सर्टेन कंडीशन related to the export of the goods under the export promotion capital goods scheme of the government of India, whether the same is the government grant under the Ind AS 20 government grant and disclosure of the government assistance, if yes then how the same is to be accounted for in it, a grant related to the asset or a grant related to the income। अब देखो ग्रांट में ये क्या है, ग्रांट किसको मिली है, एमएनसी लिमिटेड को। क्या ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है या एंटिटी स्पेसिफिक है, ये है एंटिटी स्पेसिफिक। ठीक है, इससे क्या कोई रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं, हाँ होंगे, अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो रिसोर्सेज ट्रांसफर होंगे, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको ग्रांट माना जाएगा। ठीक है, इससे इसको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा और ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है इसकी वजह से इसको कस्टम ड्यूटी में एग्जेम्पशन मिलेगी।
जो आप इंपोर्ट करोगे उसकी कस्टम ड्यूटी में उसको एग्जम्पशन मिलेगी। तो अगर ग्रांट रिलेटेड टू असेट है तो हमारे वही दो नियम थे, या तो हम इसकी असेट की कॉस्ट से कम कर देंगे, रिडक्शन इन कॉस्ट, या हम क्या करेंगे उसको दोनों को फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। और इनकम वाले केस में भी हम क्या करेंगे, या तो हम इसको ग्रांट है जिसको पीएनएल में ले जाएंगे, या तो खर्चा नेट करके दिखाएंगे, या इनकम और एक्सपेंडिचर को दोनों अलग अलग रोज पे दिखाएंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा। अब चलिए देख लेते सजेस्टेड आंसर क्या कहता है। Para 3 of the India's 20 state that government grant or assistance by the government in form of the transfer of resources, word है transfer of resources to an entity in the return of the past or future compliance। past और future compliance हमने क्या compliance किया कि आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम उसको दी है विद सर्टेन कंडीशन, उसको कंडीशन थी वो फुलफिल करेगी तो उसको एक्सपोर्ट पे जो इंपोर्ट है उसको कस्टम ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिलेगी। टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, एंटिटी किस में ऑपरेट कर रही है, एक्सपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट में ऑपरेट कर रही है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंटिटी को जो छूट देती है उससे रिलेटेड अगर कंडीशन वो फुलफिल करती है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अगर आपको कोई छूट या असिस्टेंस मिलती है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट कहलाती है। ये ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है पैरा नंबर 3 ऑफ इंडियाज 20। They exclude those form of the government assistance which cannot be reasonably have the value placed upon them, और जिनकी कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानते, उनका केवल सिर्फ डिस्क्लोजर देते हैं। Placed upon them and transaction with the government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the entity, और वो नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन है तो उनका ना ही कोई डिस्क्लोजर करते हैं क्योंकि एंटिटी स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर असिस्टेंस भी आपको मिली है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है तो एंटिटी स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर एंटिटी स्पेसिफिक नहीं है तो उसका ना तो डिस्क्लोजर करेंगे ना ही अकाउंटिंग करेंगे। हाँ, अगर एंटिटी स्पेसिफिक है लेकिन रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं हुआ, आपसे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होगा तो उसको आप डिस्क्लोजर करोगे। लेकिन अगर आपको रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं तो आप उसको अकाउंटिंग भी करोगे और उसको डिस्क्लोजर भी करोगे। तो इन अकॉर्डेंस विद द अबव इन द गिवन केस एग्जम्पशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी अंडर export promotion capital gain capital goods scheme is government grant and should be accounted as per the provision of the India's 20. India's 20 defines the grant related to asset and grant related to the income as follows। अब उसके प्रिंसिपल बता देने हैं कि ग्रांट की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है जो असेट से रिलेटेड है, और इनकम से रिलेटेड है उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। तो ग्रांट रिलेटेड टू असेट के बारे में कहता है कि ग्रांट रिलेटेड टू असेट आर द गवर्नमेंट ग्रांट हुज प्राइमरी कंडीशन इज दैट एंटिटी सेल क्वालिफाइंग फॉर देम शुड परचेज करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा और अदरवाइज एक्वायर लॉन्ग टर्म असेट। और सब्सिडरी कंडीशन उसकी कुछ और हो सकती है, लेकिन मेन कंडीशन क्या होगी कि या तो उसको असेट को परचेज करेगा, या उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, या उसको एक्वायर करेगा किसी और से। ठीक है, और बाकी अदर कंडीशन उसकी सब्सिडरी कंडीशन होती है, सेकेंडरी कंडीशन होती है। एंड द ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम आर गवर्नमेंट ग्रांट अदर देन दोज रिलेटेड टू असेट, और असेट रिलेटेड जो ग्रांट असेट से रिलेटेड है उसके अलावा जो भी ग्रांट आपकी बची है वो ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम होती है। अब प्रेजेंटेशन कैसे होता है ग्रांट रिलेटेड टू असेट का, तो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू असेट इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट अ फेयर वैल्यू, या तो आप उसको फेयर वैल्यू पे दिखाओ, और shall be presented in the balance sheet by the setting of the grant as a deferred income। असेट को तो फेयर वैल्यू पे दिखा दो और ग्रांट को आप डेफर्ड करके दिखा दो। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरा, द ग्रांट सेटअप एज ए डेफर्ड इनकम इज रिकॉग्नाइज इन द पीएनएल, और ये जो डेफर्ड इनकम है इसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द असेट ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस और द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को नेट करके भी दिखा सकते हैं। नेट करके कैसे कि सपोज करो असेट है 10 लाख की, ग्रांट मिली आपकी 2 लाख की, तो आप इसको 8 लाख पे नेट करके दिखा सकते हो एज ए रिडक्शन इन द कॉस्ट। Alternatively, the amount of the grant will be deducted from the cost of the asset and depreciation will be charged on the reduced value of the asset। एक तो ये ट्रीटमेंट, दोनों ट्रीटमेंट हो गया। अब ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम क्या होगा,
Grant related to the income are presented as a part of the profit and loss and either separately under the grant अंडर एक जनरल हेडिंग एज अदर इनकम। अदर इनकम में आप दिखा सकते हो या आप उसका सेपरेट हेड ले सकते हो। सेपरेट हेड कैसे ले वो, जैसे एचपीएल का स्टेटमेंट है तो आप या तो आप इसको अदर इनकम के रूप में दिखा दो या आप सीधा ही दिखा दो गवर्नमेंट ग्रांट। आप इसकी सेपरेट हेडिंग भी बना सकते हो या इस अदर इनकम के रूप में भी आप दिखा सकते हो, ये कहता है। अब दिखाने का तरीका क्या होगा कि ग्रांट को, जैसे आपको 2 लाख की ग्रांट मिली है, सपोज करो 2 लाख की ग्रांट मिली है, तो आप सीधा 2 लाख यहाँ पे और उससे रिलेटेड खर्चे को यहाँ पे दिखा सकते हो। आप सपोज करो उस ग्रांट को लेने में आपको मान लो 4 लाख का खर्चा हुआ है और 2 लाख को आपको ग्रांट मिली है, तो आप इसको नेट करके जो खर्चा दिखा रहे हो इधर ग्रांट को इधर ना दिखा के टू एक्सपेंडिचर ओनली 2 लाख रुपए से दिखा सकते हो। ये दोनों तरीके फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होगा, इन द गिवन केस द बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम द ग्रांट रिसीव्ड टू द कंपनसेट import cost of the asset subject to an export obligation as prescribed in the export promotion capital gain scheme and doesn't related to the purchase, construct or acquisition of the long term asset, hence it is grant related to the income। इस केस में क्या है कि आपको जो ग्रांट मिलेगी वो किस लिए मिलेगी, ग्रांट मिलेगी आपको जब एक्सपोर्ट करोगे। कंडीशन किस पे बेस है, एक्सपोर्ट पे। तो एक्सपोर्ट एक तरीके से आपको एक्सपोर्ट पे ग्रांट मिली है, एक्सपोर्ट करने पे, ना कि असेट को परचेज करने पे। असेट को परचेज करने पे तो आप उसमें से उसकी छूट ले सकते हो, लेकिन जो मेन कंडीशन है वो है आपकी एक्सपोर्ट। तो इसलिए ये ग्रांट रिलेटेड टू क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम का क्या होगा, आप या तो उसको खर्चे को कम करके दिखाओ या ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम एज ए अदर इनकम में आप दिखा दो। तो ये होगा अकाउंटिंग फॉर द सच ग्रांट। It may further noted that as per para 12 of the Ind AS 20, government grants shall be recognized in the P&L on a systematic basis over the periods in which the entity recognized as expense the related cost for which the grant are intended to the compensate. Grant related to the income are presented as a part of the profit or loss over a period of the 6 years, either separately or under the general heading such as other income. Alternatively, they are deducted in the reporting related expenses। आप उसमें दिखा सकते हो। और 6 साल के अंदर, क्योंकि कैपिटल गुड्स पे जो क्रेडिट है वो आप 6 साल के अंदर ले सकते हो, तो आप 6 साल के अंदर उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो पीएनएल में ले जाते हुए। पीएनएल में ले जाते तब तक इसको डेफर्ड इनकम के रूप में एज ए लायबिलिटी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में आपको शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एबीसी लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट टाइम अडॉप्टर ऑफ द Ind AS एज पर द प्रीवियस गैप द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द एबीसी लिमिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट which holds 100% shareholders of the ABC Limited, which is in the nature of the promoters contribution have been recognized in the capital reserve, ठीक है, and treated as the part of the shareholders fund in accordance with the provision of the AS 12 accounting for government grant। State करो whether the accounting treatment of the grant in the nature of the promoters contribution as per AS 12 is also permitted under Ind AS 20 accounting for government grant and disclosure of the government assistance। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, AS 12, क्योंकि पुराना गैप फॉलो कर रहे थे तो AS 12, Ind AS 20 और Ind AS 101, तीनों का जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसका सजेस्टेड आंसर क्या होगा, देखो Ind AS में तो क्या है, Ind AS में तो किया हुआ है सीधा बैन किया हुआ है कि जो कैपिटल नेचर का जो आपने प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है, कोई भी आपको ग्रांट मिली है उसको आपको इनकम अप्रोच फॉलो करना है, कैपिटल अप्रोच फॉलो नहीं करना, ये Ind AS 20 कहता है। AS 12 जो है वो दोनों अप्रोच फॉलो करने के लिए बोलता है। अब फर्स्ट टाइम आप Ind AS फॉलो कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उस केस में से इंस्टीट्यूट कहता है कि पैरा 2 ऑफ Ind AS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस इन द एरिया
states that the standard doesn't deal with the government participation in the ownership of the entity। जो इंडियस 20 है वो स्पेसिफिकली कहीं नहीं कहता कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहता है कि इस केस में आपको इनकम अप्रोच फॉलो करनी है। तो सिंस एबीसी लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट कंपनी, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज 100% शेयर होल्डिंग इन द एंटिटी। Accordingly, Ind AS 20 entity needs to determine whether the payment is provided as a shareholder contribution or as a government grant. Equity contribution will be recorded in the equity, while grant will be shown as a statement in the P&L। अगर वो मान लो as a shareholders contribution है, ठीक है, आपको जज करना है कि क्या उसने एज ए कंट्रोल के रूप में लिया है या उसको एज ए ग्रांट के रूप में उसको होल्ड किया है। अगर एज ए ग्रांट के रूप में होल्ड किया तो उसको पीएनएल के थ्रू दिखाना है। अगर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसको एज ए इक्विटी आपको दिखाना है, ठीक है। वेयर इट इज कंक्लूडेड दैट कंट्रीब्यूशन आर इन द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट, द एंटिटी शैल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ इंड AS 20 रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब वही पुराने से, अगर पहले उसने कैपिटल शेयर होल्डर फंड में ट्रांसफर किया है तो उसको सही करना है और हमें उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाना है। Specified in Ind AS 101 first time adoption of the Ind AS, and Ind AS 20 requires all the grant to be recognized in the income on the systematic basis over the period in which the entity recognized as expenses the related cost for which the grant are intended to the compensate। Unlike AS 12, Ind AS 20 requires the grant to be classified as either capital or income grant and doesn't permit the recognition of the grant in the nature of the promoters contribution directly to the shareholder fund। आपको बात समझ में आ गई। Ind AS 20 जो है वो कहता है कि आपको सीधा पीएनएल के थ्रू ले जाना है, गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल के थ्रू रिकॉग्नाइज करना है। अगर आपने AS 12 में अगर आपने इसको एज ए कैपिटल अप्रोच से फॉलो किया है तो उसको आप सही करके रेट्रोस्पेक्टिवली आप उसको करेक्ट करोगे और करेक्ट करके फिर से रीस्टेट करोगे, ठीक है। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेनबो लिमिटेड इज कैरिंग आउट वेरियस प्रोजेक्ट फॉर विच द कंपनी हैज आइदर रिसीव्ड द गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस और इज इन द प्रोसेस ऑफ द रिसीविंग द सेम। या तो वो रिसीव्ड कर लिया है गवर्नमेंट असिस्टेंस या उसकी प्रोसेस में है। द कंपनी हैज रिसीव 2 ग्रांट ऑफ 1 लाख ईच, 1-1 लाख की 2 ग्रांटें मिली है रिलेटेड टू द फॉलोइंग ऑनगोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। द फर्स्ट ग्रांट इज रिलेटेड टू द क्लीन रिवर प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स द रिसर्च इनटू द इफेक्ट ऑफ द वेरियस केमिकल waste from the industrial area in the Madhya Pradesh। However, no major steps have been completed by the Rainbow Limited to commence this research as at 31st March। और जो सेकंड प्रोजेक्ट है, जो सेकंड ग्रांट है वो रिलेटेड टू द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इक्विपमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इको-फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रोड्यूस। Rainbow Limited is confident about the technical feasibility and the financial viability of its new technology, in which will be available for sale in the market by the 20x3। सितंबर 2021 में क्या हुआ? ड्यू टू द फ्लड नियर वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज द एंटायर प्रोडक्शन वाज लॉस्ट एंड रेनबो लिमिटेड हैड टू शट डाउन द फैक्ट्री फॉर अ पीरियड ऑफ द 3 months। कब आया फ्लड? सितंबर 21 में। The state government announced a compensation package for all the manufacturing entities affected due to floods। As per the scheme, Rainbow Limited is entitled to compensate based on the average of the previous 3 months sale figure up prior to the flood, for which the company is required to submit an application form on or before 30 June 2022 with necessary figure। The financial statement of the Rainbow are to be adopted on 31st May 2022, by which that the claim form would not have been filled with the state government। Suggest the accounting treatment if any of the 2 grants received and the flood related compensation in the books of accounts Rainbow as on 31st March 2022। तो 3 केस आपको दिए हुए हैं। पहला केस, पहले 2 केस में आपको ग्रांट आपको ऑलरेडी मिल चुकी है 1-1 लाख की, और जो पहली ग्रांट है वो ग्रांट है आपको क्लीन रिवर प्रोजेक्ट है, आपको एक नदी को साफ करना है। लेकिन
अभी तक उसने कोई ऐसे मेजर स्टेप नहीं उठाए हैं। ग्रांट तो आपको मिल गई है, लेकिन आप उसने अभी तक मेजर कोई स्टेप नहीं उठाए हैं, तो तब तक इसको एज ए लायबिलिटी शो करेंगे, एज ए इसको लायबिलिटी शो करना है। और जैसे ही आपको लगता है, जैसे ही कंपनी को लगता है कि हम क्लीन रिवर प्रोजेक्ट के लिए वो कोई स्टेप उठा लेती है, मेजर स्टेप उठा लेती है, और उसको रीजनेबल एश्योरेंस हो जाता है कि हाँ हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे, तो आपको उसको गवर्नमेंट ग्रांट को आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है और उसको सिस्टमेटिक बेसिस पे डेफर कर लेना है। सेकंड जो ग्रांट रिलेटेड टू आपको जो कॉमर्शियल डेवलपमेंट है, किसके लिए? न्यू इक्विपमेंट के लिए, और जिससे कि इको फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट। और रेनबो लिमिटेड को ये कॉन्फिडेंस है कि वो टेक्निकल जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली फेजिबल है, उसको आसानी से चेंज कर सकती है और उसको प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है। मतलब उसकी जो कंडीशन है वो मोर देन 50% है, दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस आपको हो चुकी है, तो आप इसको गवर्नमेंट ग्रांट को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो एसपीएल में, और एज ए गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और ऑन सिस्टमेटिक बेसिस आप इसको पीएनएल में ले जा सकते हो। सिस्टमेटिक बेसिस पे आप पीएनएल में ले जा सकते हो, ठीक है। और जो अब बात करते हैं फ्लड के केस में। फ्लड के केस में क्या हुआ कि आपका फ्लड आया पिछले सितंबर 2021 में, और गवर्नमेंट ने आपका जो सितंबर 21 में आया, और गवर्नमेंट ने आपको दिया है कंपनसेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है, और हम उसके लिए एलिजिबल भी है। पर एलिजिबल कब होगे? जब आप फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल करोगे बाय 30 जून 2022 तक, लेकिन आपके जो अकाउंट्स है, ठीक है, वो 31 मई को ही अप्रूव हो गए, 31 मई को। और गवर्नमेंट जो कंपनसेशन अनाउंस किया है वो ना कि 20-21 में किया है, 21-22 में किया है, और आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स अप्रूव भी हो चुके हैं। तो आपको एज ऑन 31 मार्च ना ही आपको रीजनेबल एश्योरेंस है, और ना ही कोई ऐसी कंडीशन थी कि आपको ग्रांट मिलेगी, ऐसा कोई संभावना नहीं थी। इसलिए इसको 20-21 में रिकॉग्नाइज ना करके हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे आफ्टर फिलिंग द फॉर्म और एक्सेप्टेंस। अगर वो फॉर्म आपने फिल किया है और वो अप्रूव हो गया है, तो अप्रूव होने के बाद आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए गवर्नमेंट ग्रांट इन द ईयर 2022-23। ये इसका आंसर होने वाला है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो वो लिखने का तरीका हम देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट का क्या रहता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रांट की बात करें, द फर्स्ट ग्रांट इज फॉर क्लियर रिवर प्रोजेक्ट involving research into the effect of the various chemical waste from the industrial area in the Madhya Pradesh. Seems to be unconditional. अगर देखा जाए तो कोई कंडीशन नहीं है, आपको क्या है, रिवर को साफ करना है। बट आप एक अजम्पशन ये भी ले सकते हो कि ग्रांट इज कंडीशनल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च आपको करना है, और ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ द रेनबो ओवर द ईयर एंड एक्सपेंडिचर इज बीइंग इनकर्ड। हम जैसे मेरे को ज्यादा लगता है, ये वाला अजम्पशन मेरे को ज्यादा बढ़िया लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, आप दूसरा भी अजम्पशन ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है। साइलेंट ये है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, आपको सीधी ग्रांट दे दी कि आपको रिसर्च करना है, क्लीन रिवर प्रोजेक्ट को पूरा करना है। तो आप ये भी मान सकते हो कि कोई कंडीशन नहीं है, ग्रांट मिल गई, हम ग्रांट को एज ए इनकम मान लेंगे। लेकिन आप एक ये भी अजम्पशन ले सकते हो कि अभी तक उसने कोई स्टेप फॉलो नहीं करे हैं, कोई मेजर स्टेप नहीं उठाए हैं इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो अभी भी सर्टेनिटी नहीं है, मतलब कुछ डाउट है, कंटिजेंट है कि ये प्रोजेक्ट अपन पूरा कर लेंगे, तो इसलिए हो सकता है कि ग्रांट अपन को वापस करनी पड़ जाए। तो उस केस में आप सेकंड अजम्पशन ये भी रख सकते हो कि आप उसको अभी ग्रांट नहीं मान के, जब आप उसको रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए तब उसको आप एज ए गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करो। तो यही कहना चाह रहा है ये आंसर। The first grant of the Clean River project involving research into the effect of the various chemicals waste from the industrial area in the Madhya Pradesh seems to be unconditional, as no details regarding its refund is mentioned. Even though the research has not been started, nor
any major steps have been completed by the Rainbow Limited to the commence the research, here the grant will be recognized immediately in the P&L for the year ended 31st March। ये तो ये कहना चाह रहा है कि ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लो क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है रिफंड की, लेकिन सेकंड अजम्पशन ये भी ले रहा है कि अभी तक कोई स्टेप फॉलो नहीं किए तो आप उसको डेफर कर सकते हो रिकॉग्नाइज करने को। और सेकंड ग्रांट के केस में बात करता है तो द सेकंड ग्रांट रिलेटेड टू द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इक्विपमेंट एज ए ग्रांट इज रिलेटेड टू द डेप्रिशिएबल असेट, और एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन द इक्विपमेंट विल बी अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट ऑफ द अप्रैल 2023 में। Hence, by that time, grant related to the construction of the asset should be initially recognized as a deferred income। deferred income में दिखाओगे और तब तक एज ए लाइबिलिटी आप इसको शो करोगे, और जैसे ही आप इक्विपमेंट आपका पुट टू यूज हो जाएगा आप उसको एज ए पीएनएल में डेफर करना, पीएनएल में ट्रांसफर करना शुरू कर दोगे, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दोगे। The deferred income should be recognized as income on the systematic basis and rational basis over the asset's useful life। Entity should recognize liability on the balance sheet for the year ending 31st March। मैंने क्या बोला था, डेफर्ड इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके उसको लायबिलिटी में शो कर देना है एंड 31st मार्च 2023 तक। Once the equipment start its use in the manufacturing process, the deferred grant income of the 1 lakh should be recognized over the asset useful life to compensate the depreciable asset। ठीक है। Alternatively, as per Ind AS 20, Rainbow Limited should also be permitted to offset the deferred income of the 1 lakh as a cost of the equipment against the cost of the equipment। अगर सपोज करो, एक तो तरीका ये है कि उसको डेफर करके पीएनएल में ले जाए ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस पे। दूसरा तरीका क्या है कि जो आपको सपोज करो इक्विपमेंट बनाने में आपको 10 लाख की कॉस्ट लगी है तो 1 लाख की ग्रांट मिली है, तो आप इसकी कॉस्ट में कम करके 9 लाख पे आप इक्विपमेंट को दिखाओ और इसी 9 लाख पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ये आप अल्टरनेट भी कर सकते हो। थर्ड है जो प्रोडक्ट फ्लड रिलेटेड कंपनसेशन आपको मिलने वाला है। द रेनबो लिमिटेड विल बी एबल टू सबमिट The Rainbow Limited will be able to submit an application for only 31st March, only 31st May 2022, that is in the year 22-23। Although the flood happened in September 2021, चूंकि फ्लड 2021 में आ गया था, लेकिन आप एप्लीकेशन कब सबमिट कर रहे हो, कर पा रहे हो 31 मई 2022 के बाद। The loss was incurred due to the flood related to the year 21-22। The entity should recognize the income from the government grant in the year when the application form related to its submitted and approved by the government compensation। तो ये काम कब हुआ अपना 22-23 में, 21-22 में नहीं हुआ, 22-23 में हुआ ये काम अपने। Since the 21-22 in the year 21-22 the application form could not be submitted due to the adoption of the financials with respect to the sales figure before flood occurred, the Rainbow Limited should not recognize the grant income as it doesn't receivable as on 31st March 2022। तो अगर 21-22 की बात करें तो इसमें तो रिकॉग्नाइज नहीं करना, हाँ आप इसमें 22-23 में आप जरूर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। An entity opens a new factory and receive a government grant of the 15,000 in the respect of the capital equipment। मतलब asset, ये जो ग्रांट रिलेटेड टू क्या है, asset है और मॉनेटरी बेस में है। उसकी कॉस्टिंग कितनी, 1 लाख। इट डेप्रिशिएट ऑल द प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 20% पर एनम ऑन एसएलएम बेसिस। शो द स्टेटमेंट ऑफ द पीएनएल एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड बोथ द मेथड अंडर द इंड AS 20। दो मेथड इसके कौन कौन से हैं, आपको क्या बनाना है, एक तो एसपीएल बनाना है और एक बनाना है आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो पहला मेथड की बात करूं, पहला मेथड क्या है कि मैं दोनों को ग्रॉस अमाउंट यानी कि फेयर वैल्यू पे शो करूंगा। ठीक है, फेयर वैल्यू पे शो करना है तो पहले साल में मैं क्या करूंगा, इसको जो ग्रांट है, ग्रांट कितनी मिली है, 15,000 की, 15,000 की मिली और डेप्रिसिएशन कितना है, 20% ऑन एसएलएम बेसिस। तो एसपीएल में मैं जो ग्रांट लेके जाऊंगा इधर की साइड में बाय गवर्नमेंट ग्रांट, मैं फॉर्मेट टी सेट में फॉलो कर रहा हूँ पीएनएल का। आप चाहो तो इसको शेड्यूल फॉर्मेट में भी फॉलो कर सकते हो। बाय गवर्नमेंट समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। बाय गवर्नमेंट ग्रांट 15,000
इंटू 20% में इस साल कंसिडर कर लूंगा, तो 3000 में P&L में इसको बुक कर लूंगा, रिकॉग्नाइज कर लूंगा। अब रही बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में जो आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में आपका जो गवर्नमेंट ग्रांट है, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आपका गवर्नमेंट ग्रांट आएगा और एक आएगा करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या है, देखो ग्रांट कितने की मिली आपको 15,000 की, उसमें से 3,000 आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिए, बचे कितने अपने पास 12,000। अब 12,000 में से 3,000 कब रिकॉग्नाइज करनी है, विद इन 12 मंथ्स, नेक्स्ट 12 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपको रिकॉग्नाइज करना है। बाकी बचे 9,000, तो वो 12 महीने के बाद रिकॉग्नाइज करना है। तो ये 9,000 कौन से हो गए, नॉन करंट लायबिलिटी 9,000 और करंट लायबिलिटी आपका 3,000, ऐसे करके टोटल लायबिलिटी आपकी 12,000 आपको ऐसे बैलेंस शीट पे शो करना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपका बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे, बैलेंस शीट में आपने दिखाया इक्विपमेंट, सॉरी इसमें इक्विपमेंट नहीं दिखाया ना अभी तक, इसमें इक्विपमेंट इधर आप दिखाओगे इक्विपमेंट, फुल वैल्यू पे दिखाओगे कितने का, 1,00,000 का, और इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे कितने का, 20%, 20,000, तो इसकी नेट वैल्यू आप दिखाओगे 80,000 की। ठीक है, ये फिक्स एसेट्स आ जाएगा, नॉन करंट नॉन फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये आप इसको दिखा दोगे। अब मैं बात करूं सेकंड मेथड की, सेकंड मेथड इसको क्या कहते हैं, नेट मेथड भी कहते हैं। तो सेकंड मेथड में आपको ग्रांट कितने की मिली, 1,00,000, ठीक है, लेस ग्रांट रिसीव्ड 15,000, तो आपका जो बैलेंस कितना बचा 85,000। अब 85,000 पे आप डेप्रिसिएशन लगा दो 20%, 85,000 का 20% डेप्रिसिएशन लगाने पे कितना आता है, 17,000 आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो आपकी जो नेट वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है, आप 68,000 को फर्स्ट ईयर में एज ए बैलेंस शीट में दिखाओगे। गवर्नमेंट ग्रांट में इधर कुछ नहीं भी दिखाना है, आपको कुछ भी नहीं दिखाना। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया हो। ठीक है, दोनों ट्रीटमेंट ऐसा ही इसने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसका सजेस्टेड आंसर देख लो। डेप्रिसिएशन आपका 1,00,000 का 20% के हिसाब से SPL 20,000 दिखा दिया खर्चा, 3,000 की गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दी, नेट आपका 17,000 की आपका खर्चा बुक हो गया। वहीं अगर आप बात करें नॉन करंट एसेट में, नॉन करंट एसेट में आपको दिखा दिया PPE 1,00,000 का, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, तो 80,000 की आपकी एसेट आ गई। वहीं अगर गवर्नमेंट ग्रांट की बात करें तो 12,000 की अपनी लायबिलिटी थी, उसमें से 3,000 विद इन 12 मंथ वाले हैं, तो 9,000 तो नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, 3,000 आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है, वर्किंग नोट्स की बात करें तो बाय ग्रांट रिसीव्ड 15,000, टू P&L 3,000, टू बैलेंसिंग फिगर 12,000। व्हेन ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओनली, आपको क्या दिखाना है, डेप्रिसिएशन आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाना है 1,00,000 माइनस 15,000 का 20% 17,000, और इधर दिखाना है आप 68,000 पे एसेट दिखा दोगे। PPE में 1,00,000 माइनस 15,000, 85,000 में 85,000 पे 85,000 पे आप 20% डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो 17,000 आ जाएगा, और 68,000 पे आप इसको दिखा दो। तो ये दोनों तरीके आपको शो करने हैं। अल्टरनेट आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो, एग्जाम में कोई सा भी एक मेथड फॉलो करोगे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, बोथ मेथड से शो करना है, तो हमने बोथ मेथड को दिखाया है, तो इसलिए हमने दोनों मेथड दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए कंपनी रिसीव्ड ए कैश ग्रांट, 30,000 की कैश ग्रांट मिली है 31 मार्च 2021 को। द ग्रांट इज टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग यंग अप्रेंटिस, आपको ट्रेनिंग देना है जवान नौजवानों को। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज टू बी एक्सपेक्टेड टू द लास्ट फॉर 18 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंक्लूडेड इन 21-22 इज 50,000 एंड 22-23 में आपका 25,000। तो सो हाउ दिस ग्रांट शुड बी अकाउंटेड फॉर, इस ग्रांट को आप कैसे अकाउंट फॉर करोगे।
तो मैंने क्या बताया था, ये ग्रांट रिलेटेड टू द क्या है, इनकम, क्योंकि कोई असेट तो आपको परचेज करना नहीं है, ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम है। तो इनकम को भी आप दो तरीके से शो कर सकते हो। सपोज करो ये आपका पीएनएल है, एसपीएल है, तो इसमें क्या करोगे आप, पहले तो आप क्या करोगे, बाय गवर्नमेंट ग्रांट, बाय गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट या तो आप सेपरेटली शो कर दोगे 30,000, या फिर आप अदर इनकम में, अदर इनकम में आप शो कर दोगे 30,000। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ये मेथड नहीं है। मेथड ये है कि आप 30,000 शो कर दिए गवर्नमेंट ग्रांट टू एक्सपेंडिचर। मैं बात कर रहा हूं ये आपका, इसी में मैं ईयर बना लेता हूं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1, ईयर 2। सपोज, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, सही से फॉर्मेट बनाते हैं। देखो ये आपका पीएनएल रहने वाला है, ठीक है। ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, ठीक है। और ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। तो बाय आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करने वाली बता रहा हूं मैं, तो आपको ग्रांट कितने की मिली है, 30,000 की। और 30,000 किसके लिए मिली है, आपको खर्चा करना है। खर्चा कैसे करना है, 18 महीने में करना है। तो पहले साल में तो 50,000, दूसरे साल में 25,000। तो अनुपात क्या हो गया, 2:1। आप इसको गवर्नमेंट ग्रांट को भी 2:1 में रिकॉग्नाइज करोगे पीएनएल में, ठीक है। तो 2:1 में, तो ईयर 1 में आप कितने पे रिकॉग्नाइज करोगे, 20,000 पे, और इस पे कितने की रिकॉग्नाइज करोगे, 10,000 पे, ठीक है। और टू ट्रेनिंग एक्सपेंसेस कितने पे बुक करोगे, टू ट्रेनिंग एक्सपेंसेस आप बुक करोगे। पहले साल में कितने का खर्चा हुआ, 50,000 का, ठीक है। दूसरे साल में कितने का हुआ, 25,000 का। ऐसे बुक करोगे तो आपका नेट जो पीएनएल निकल के आएगा वो 30,000 का। तो ये खर्चा आएगा आपका, मतलब ओवर एक्सपेंडिचर 30,000 का आ जाएगा, और इधर इसकी बात करें तो 10,000 ओवर एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप इसी एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट ग्रांट घटा दो। तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं इधर के साइड में। दूसरा तरीका भी ऐसे रहने वाला है। सपोज करो मैं आपको अब शेड्यूल वाले फॉर्मेट में लेके चल रहा हूं, ईयर 1, ईयर 2, ठीक है। और एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस आपका कितना है, 50,000 पहले साल में, दूसरे साल में 25,000। तो इसमें आप यहीं पे लेस कर देना है गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें आप लेस करोगे 20,000 और इसमें आप लेस करोगे 10,000। तो जो नेट खर्चा आपको दिखाना है वो 30,000 पे आप दिखा दोगे, और इधर आप दिखा दोगे 15,000 पे दिखा दोगे। ये दोनों ही मेथड आप फॉलो कर सकते हो, चाहे ये मेथड फॉलो करो चाहे ये मेथड फॉलो करो, आपका आंसर सही रहने वाला है। आपको इस प्रकार से अकाउंट्स पे बुक्स करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है, स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करना है, 20,000 ट्रेनिंग को 50,000। तो ये आप ऐसे अलग अलग शो कर दोगे, ठीक है। नेट यहाँ पे क्या किया हुआ है, 10,000 माइनस 25,000। तो ये क्या हुआ, ग्रॉस मेथड। और इसमें दूसरा मेथड क्या है, नेट करके आपने शो किया हुआ है, 50 माइनस 20 30,000 और 25 माइनस 10 15,000। आप दोनों मेथड फॉलो कर सकते हो। और रही बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपका जो करंट लायबिलिटी में ग्रांट आपको मिली है 30,000 की, तो पहले साल आपने 20,000 को 2011 में आपको ग्रांट मिली है। तो ग्रांट 2011 में आपको मिली है, तो जो ग्रांट आपको मिली है वो आप तो इसको एज ए करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाओगे।
विद इन 12 मंथ में आपकी कितनी करंट लायबिलिटी रहने वाली, 20,000 की, क्योंकि 2:1 अगले 2 सालों में होना है, और 10,000 आपकी डेफर्ड नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। अब अगले साल ये जो है इसको तो आप सीधा किस में ले जाओगे, पीएनएल में, और ये जो 10,000 बचे हैं आप इसको किस में दिखा दोगे, करंट लायबिलिटी में, और अगले साल दोनों लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। आशा करता हूं ये आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि और भी मैं एलबोरेट करके दिखाऊं, एकदम फ्रेश पेज पे सॉल्व करके दिखाऊं, तो मैं वो भी दिखा सकता हूं। पर मैं आशा करता हूं कि आप एज ए सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, तो इतना तो आप फास्ट चलेंगे ही, इतना आपको दिमाग की जो है वो इतना तो विकसित हो चुकी होगी कि ये सिंपल चीजें आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको एज ए फ्रेश पेज पे एक एक क्वेश्चन एक एक तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। साथियों मेरा ऑनलाइन लाइव नहीं जा पा रहा हूं, मेरे को वीडियो रिकॉर्डेड करने पड़ रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है मेरे सिस्टम के साथ। तो इसलिए जैसे ही वो दुरुस्त होती है तो मैं आपके साथ लाइव सेशन लेके आऊंगा और हम एकदम लाइव एज ए इंटरेक्शन के रूप में पढ़ेंगे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो आएगा इंड AS 1 के ऊपर। इंड AS 1 मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो आपको पढ़े हुए रखना है। वो आने वाले 1-2 दिन में मैं इंड AS 1 पे वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।